चले, रूहानियत अगर बहुत ऊँची चीज़ है तो इंसानियत का क्या हाल चाल है रब्बा में? उस बारे में कुछ बता दें। इंसानियत का देखें, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक चीज़ कही थी वो कि यार ये इसको मैं जब कहता हूँ रियासत के अंदर रियासत, तो इस पे मेरे पास बताने के लिए चीज़ें हैं कि मैं क्यों कहता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप इंसानों को तामीराती काम और तामीरी चीज़ों से और तरक्की वाली चीज़ों से आप रोकें। ये पूरी दुनिया में कहीं कोई कानून नहीं है। तो इन्होंने एक तो ये है कि आप इस शहर के अंदर जो कारोबार करना है ना, वो भी इनकी हाँ या ना में है। बल्कि एक कानून यहाँ ये है कि अगर आपकी कोई मार्केट है, आप उसको सेल करते हैं, तो वो दुकानें बंद की जाएँगी, फिर वो उनके शटर नहीं खुलेंगे, खाली वो जगह बिकेगी। तो मतलब कि कोई नई दुकान नहीं बनेगी, कोई आप नया काम नहीं कर सकते हैं। एक तो ये यहाँ का कानून अनोखा था, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो एक और चीज़ पे मैंने की तहकीक के अब पाकिस्तान में जो ये अभी हालिया बजट आया है, तो एक मिनिमम सैलरी रखी जाती है, जो कि हर मुल्क में होती है एक मिनिमम सैलरी। तो इनके जो दफ़ा आप देखिए, मेरे ख्याल से 24-26 हज़ार रुपये इस वक्त पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी है। इस बजट के बाद पिछले साल 22 हज़ार थी। हर साल उसमें चेंजिंग होती हैं। तो इनके जो जितने दफातर में कारकुन काम कर रहे हैं, कासद हैं, माली हैं, टी बॉय हैं, जो भी हैं, इस तरह के जो कारकुन हैं इनके, सफाइयाँ करने वाले हैं, जिस तरह के भी हैं, चौकीदार हैं, गार्ड हैं, तो 9,000 रुपये उनकी सैलरी दे रहे हैं ये उनको। और अगर उसके घर में 5 अफराद हैं उसकी फैमिली के, तो उसको 10 मन गंदम मिलेगी सालाना। जो कि एक बड़ा इस खित्ते का कदीम एक निज़ाम था। सेपी जो लोग रखा करते थे, उनको दाने दिया करते थे, तो वो उसी से अख़ज़ करके तो उसको इन्होंने अपने अंदर डाला हुआ है कि वो जो चुदराहट और कमी, उस वक़्त जो कमी कहा जाता था लोगों को, जो लफ्ज़ था मैं वो बयान कर रहा हूँ, मैं किसी की तज़हीक नहीं कर रहा, जो हमारे कल्चर में बोला जाता था। तो मतलब वो चौधरी उनको अपने कमियों को दाने दिया करते थे, सेपियों को। तो आज भी ये 9,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं अपने कारकुनों को। इंसानी हकूक़ की एक वायलेशन देखें इस मुल्क में रहते, फिर ये कहते हैं हम कानून का बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो हर कानून मानते हैं। वो उसको गंदम दे रहे हैं। और उसके अलावा सरमा गरमा के नाम पे ये होता है कि कोई एक रज़ाई और एक गद्दा देते हैं सर्दियों में, और इसी तरह गर्मियों में कुछ देते हैं। लेकिन वो सारे का अगर मैं एस्टीमेट लगाऊं, तो वो माहाना तनख्वाह उस बंदे की बनती है 15,000 रुपये, जबकि जो कानून है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए मेरे ख्याल 24 है या 26,000 है। तो ये एक वायलेशन है, और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो यहाँ पे सरेआम हो रही है, और शुरू से ही हो रही, आज तक इसी तरह ही हो रहा है। अब वो गंदम का भी मैंने मतलब 5 अफराद का लगाया है 10 मन। अब किसी का 2 मियाँ बीवी होंगे, एक बच्चा होगा, तो उनको 6 मन गंदम मिलेगी। तो मैंने बड़ा खुला एस्टीमेट लगा के तो उसे 15,000 सैलरी तक पहुँचाया है, जबकि बनती नहीं है, और मैंने चले लगा दिया है। पाकिस्तान के मौलवियों की आपने बात बताई है। अगर आप यहाँ पर देखें इंग्लैंड या ये जो दूसरे मौलवी जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, तो उनको तो फुल टाइम अय्याशी करवाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी आंखों देखा हाल है। मेरा देवर था जो मेरे सामने जामिया में गया है। पहले तो फुल टाइम उसने अय्याशी की है जामिया में, और फिर जब उसकी वहाँ पर हो गई है बोलिविया में, उसकी पहली पहली पोस्टिंग हुई है, और वो अपनी बीवी के साथ गया है बोलिविया में, और वहाँ पर उसको लग्जरी हाउस मिला था, लग्जरी ज़ीरो माइलेज गाड़ी मिली थी उसको, और फिर उसको हर खाने पीने की चीज़, हर चीज़ वहाँ पर उसको मुयस्सर थी। और वो $15,000 मंथली उसका बोलिविया में उसका वो था, खर्चा था। अब मियाँ बीवी का $15,000 मंथली, ये तो यशी से भी ज्यादा, क्योंकि बोलिविया की कीमत आप देख लें कि वो कि जो भी करेंसी है उससे अगर आप कैनेडियन करेंसी मिलाएं और मंथली देखें कि ये सिर्फ मियाँ और बीवी का खर्चा, अभी उनके बच्चे नहीं हुए थे, और बच्चे होने के बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको मेरे ख्याल में उसको एक्सटेंड किया था कि नहीं, ये नहीं मुझे पता, कि बहरहाल कह रहे थे कि होना है ऐसे ही है कि बच्चों के साथ जैसे जैसे बच्चा ऐड होता जाएगा तो इसमें सैलरी में कोई ना कोई
आती जाएगी, इजाफा होता जाएगा। ये सरमा गरमा यहाँ पर नहीं होता। बाहर के ममालिक में जो रिच कंट्री हैं वहाँ पर ये कहते हैं कि जो चीज़ भी आपने खाई पी है या जो भी एक्सपेंस किया है उसकी रिसीट जो सी है वो अटैच कर दें पेपर्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हम आपको रीइम्बर्स कर देंगे। यानी कि जितने पैसे आपने अगर $15,000 और उसके ऊपर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ख़रीदी है तो आप अगली दफ़ा आप उनको रसीद दिखाएं कि ये चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, तो वो आपको उतने पैसे दोबारा आपके अकाउंट में डाल देंगे। जी, ये तो बहुत अफ़सोसनाक है। तो ये जो लोग हैं ज़ाहिर है एहतजाज तो कर नहीं सकते, ना आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ पे, और लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हम रब्बा को छोड़ के किसी और शहर में चले जाएँ और वहाँ किस्मत आज़माएँ। तो हो सकता है हमें कोई बेहतर जॉब मिल जाए और ज़्यादा पैसे मिल जाएँ और कहीं रहने का ठिकाना वगैरह भी मिल जाए। और ये नहीं जी, यहाँ पे सबसे पहले तो वो जो हमारे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई बात है कि बड़े अजाब में गुजरी है आगही के साथ, शऊर ना हो तो बहिश्ते ज़िंदगी, बड़े अजाब में गुजरी है आगही के साथ। तो वो जो तबका है वो ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी ये बहिश्त है। बाय नेचर ऐसे कर दिया गया हुआ है कि जैसे वही बात है कि वो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, हमें फलाने साहब भी मिले तो हमने कहना है सर हमारा ये नहीं हो रहा तो हमें कुछ दे दे। तो मतलब किसी को उन्होंने रमज़ान आया तो 5 किलो घी दे दिया तो उसके लिए वो बहुत बड़ी गनीमत है कि चले मुझे इधर से भी मिल गई, इधर से भी मिल गया। और बाय नेचर उनको इस तरह का बना दिया गया हुआ है कि उनकी नहीं ये समझ में। हाँ जी, जहाँ तक रहाइश की बात है तो रहाइश उनकी कारकुनों की अपनी होती है, उन्होंने खुद रहना होता है, उसका ज़िम्मा उसका नहीं है, जमात का नहीं है। क्योंकि वो जो गुरबा के क्वार्टर नामी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, वो उसमें भी दफातर के अहदेदारों के रिश्तेदार बस रहे होते हैं और वो इस तरह के होते हैं कि क्वार्टर गुरबा का होता है और बाहर एक्सल लाई खड़ी होती है नई। तो इस तरह के लोग उन गुरबा के क्वार्टर में रहते हैं। लेकिन ये जो कारकुन तबका मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद ही रहना होता है इन्होंने कहीं अपना बंदोबस्त करके। तो हाँ, बहुत कम बीच में से इक्का दुक्का को वो 2-2 3-3 साल पैरों में लकीरें नाक से निकलवाने के बाद तो कोई क्वार्टर भी कहीं दे देते होंगे। वो भी वो क्वार्टर नहीं जो गुरबा के नाम पे बनते हैं, वो ऐसे कोई कि जी ये फ़लाना हमारा बाहर गया हुआ उसका मकान खाली है, लेकिन आपने एज अ चौकीदार उसके सर्वेंट क्वार्टर में रहना है और उसकी कोठी की देखभाल करनी। तो इस तरह की रहाइशें दे सकते हैं। वो भी कोई 3-4 साल अच्छी तरह इनके जो है पैरों का मैनी पैडी करे तो फिर जी कारकुन को इलाज की सहूलत है। तो उसमें भी तो ये नहीं हम उस सैलरी का जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि इतनी कम देते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं होता कि भी हर बंदा साल में ज़रूर बीमार हो और वो ज़रूर इतनों पैसों का जाके इलाज करवाए। तो और बाकी फ्री इलाज तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसी कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं जो अपने वर्कर्स को फ्री इलाज दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी जगह मैं खुद जानता हूँ फ्री इलाज दे रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो फ्री इलाज लोगों के करवा रही हैं, इस तरह की खिदमत खलक कर रही हैं। तो लेकिन इससे ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि जी वो हमने अगर मतलब 10,000 सैलरी कम है, 10 या 12,000 रुपये सैलरी हम कम इसलिए दे रहे हैं कि बंदा बीमार भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है हर किसी ने, सारी फैमिली ने साल में ज़रूर बीमार होना ही होना है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर कारकुन के बच्चों को फ्री तालीम देनी है, कि मतलब उसमें नहीं लिखा हुआ या वो तय नहीं हुआ। हाँ, ऐसे तो कोई अगर कोई साल 6 महीने 2 साल इनको दरख्वास्तें देता रहे तो शायद उसके बच्चे की किसी की भी, ये ज़रूरी नहीं कि कारकुन की, वो किसी की भी ये कह देंगे कि अच्छा हम आपको किताबें फ्री ले देंगे। तो इस तरह का कहीं कहीं इक्का दुक्का ये वाक़यात हैं, मतलब ये नहीं कि ये सब के लिए नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ये हो जाता है। जी, एक और मैंने चीज़ पूछी थी कि लंगर खाने से खाना फ्री मिल जाता है गरीब लोगों को कि नहीं? और एक सवाल मेरे ज़हन में ये आता है कि जो मिर्ज़ा ख़ानदान के लोग हैं रब्वा में, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जी, लंगर खाने से ऐसा तो है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा अगर चले गए हैं तो एज़ अ तबरक आपने ये जुमले
ضرور ہی بولنے ہوتے ہیں جا کے ہم تبرک لینے آئے ہیں، تو وہ تبرک کے طور پہ آپ کھانا لا سکتے ہیں. اور یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے اور وہ ڈیلی 2 ٹائم وہاں سے جا کے کھانا لے آئے اور ہم اس کو آفر کر رہے ہیں. ہاں وہاں سے سیل ہوتا ہے کھانا، آپ جا کے ان کو کہیں کہ یہ ہمیں 100 روپے کے چنے دے دیں تو وہ دے دیتے ہیں، ایسا ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کئی ایسے عزیز میرے یہاں سے کینیڈا سے گئے تھے اور ہم نے ان کے وہاں پہ جانے کا رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا تو کہتے کوئی نہیں، ہم وہاں پر نا لنگر خانے میں رہ لیں گے. تو کسی دوسرے نے مشورہ دیا کہ آپ لنگر خانے میں جو آپ فری رہیں گے یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو آپ نے اچھا مطلب کہ سوچا ہے، لیکن وہاں پر کچھ جماعت کے گیسٹ ہاؤس بھی ہیں، اس میں رہ لیں آپ. تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لنگر خانے میں فری رہ لیں گے، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ وہاں پہ لنگر خانے میں کب ہم فری رہے تھے، واپسی پر آتے آتے ہمیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہمیں کچھ پیسے دینے پڑے تھے. یہ نہ سوچیں کہ لنگر خانے میں کھانا فری، برتن بھی کچھ نہیں فری ملتا اور رہائش بھی فری نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں فری ملتا. اب جو بھی اگر وہ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ باہر سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لنگر خانے کا خیال کریں، آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو چندے کے طور پہ یا خیرات کے طور پہ کوئی چیز آپ لنگر خانے کو دے کے جائیں. تو وہ وہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے کسی دوسرے ریسٹورنٹ میں یا کھانا وغیرہ کھایا ہوتا ہے اور ان کو پے کر دیتے ہیں. تو یہاں پر وہ چندے اور خیرات کے طور پہ تبرک لے کے آئے ہیں تو آپ پیسہ ان کو دے کے جائیں. انہوں نے اور ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو مرزا خاندان کے لوگ ہیں رقبہ میں، ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ضروری یہ سوال تو میرے خیال سے آج سے نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جو اولاد تھی ان سب کے جو انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ گھر بنا کے دیے، اور پھر اس جملے کو دیکھا جائے کہ جو جن کو یہ اماں جان کہتے ہیں، اماں جان نے رضا غلام احمد صاحب کی وفات کے بعد جو کہا کہ اب دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کوئی مال کچھ نہیں ہے، مال و دولت کچھ نہیں ہے. تو ان حالات کو دیکھا جائے اس کے بعد پھر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جو اپنی ساری اولاد کی الگ الگ پراپرٹی بنائی، اور تو وہ سارے کیا ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ کیا کرتے تھے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. تو اگر اس وقت وہ کچھ نہیں کرتے تھے اور وہ ان کا سب کچھ بن گیا تھا، جائیدادیں اور ان کے مکان اور ان کا اچھی زندگی ایک بڑی جو کہ رئیسانہ زندگی سارے وہ گزارتے رہے، وہ کہاں سے ہوا؟ تو آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ کیونکہ یہ اپنے ان پرسنل معاملات تک تو کسی کی رسائی نہیں دیتے ہیں. تو ہاں آپ سید فیملی کا ان میں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ذریعہ معاش اور ذریعہ روزگار کیا ہے. ان کی بہت ساری کمپنیز دن بدن بنتی جا رہی ہیں. اور میاں خاندان کی اگر بات کریں تو میں نے تو ادھر جو احمد نگر میں ہے 2-2 ڈھائی 5-5 ایکڑ تک کی زمینوں کو ان کو جانتا ہوں. وہ بھی آگے جا کے یہ ان کی ہیں جو ڈاکٹر مبشر تک کے لوگ تھے، جو مرزا منور تک کی جو ان کی جنریشن تھی ان تک کے لوگوں کی کوئی 10 ایکڑ زمین کسی کی ہوگی. تو آگے پھر وہ جب ان کے بچے اور آگے وہ تو ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے وہ 1-1.5 ایکڑ تک رہ گئی ہیں نا. تو مجھے تو کوئی ان کا ذریعہ معاش نظر نہیں آتا یہاں پہ روا میں. اچھا ایک اور چیز مجھے کسی نے بتائی تھی کہ ان کی جو بھی گھروں میں ملازمین کام کرتے ہیں، چاہے کچن کا یا لان وان ٹھیک کرنے کا، مالی یا جو بھی کوئی لوگ کسی بھی قسم کے، یا کوئی بچوں کو سنبھالنے والی آیاز وغیرہ، باقی خادمائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں بہت ساری، تو ان سب کی جو تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ گھر والے ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ جماعت کی طرف سے کوئی خاص فنڈ جو ہیں وہ ہیں جن سے وہ تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں. ایسا کچھ آپ کو پتہ ہے؟ جی میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ صرف تنخواہیں ہی نہیں، ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ جو بھی سروائیو کر رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، وہ اگر ان کے ذریعہ آمدن دیکھیں تو وہ کوئی نہیں ہے. مطلب اگر
1.5 एकड़ ज़मीन का जो मालिक है वो उसको खुद तो हमने कभी उसमें जाके फसलों में काम करते नहीं देखा कि वो अपने हाथों से काश्तकारी कर रहा है और वो अच्छी फसल ले रहा है और कमा रहा है। तो चलो फिर भी अगर 1.5 एकड़ का भी हम कोई बड़ी अच्छी फसलें भी लगाए ना जदीद टेक्नोलॉजी से, तो उसकी भी एवरेज अगर साल की निकालें तो वो 40, 45, 50 हज़ार, ये बहुत बड़ी अमाउंट है अगर कोई बड़ी अच्छी काश्तकारी करे और ख़ुद करे तो वो नहीं है। तो फिर वो अखराजात कहाँ से आ रहे हैं? उनके सारे का सारा जो है सिस्टम वो कहाँ से आ रहा है? मुलाजमतें ये कहीं करते नहीं। मैंने तो नहीं देखा कि मिर्ज़ा ख़ानदान के लोग ये फ़लाँ एक जगह पे मुलाजमत कर रहा है, फ़लाँ इतना बड़ा कबीला है, किसी बंदे का नहीं पता वो मुलाजमत कहाँ कर रहा है। और किसी ना किसी का तो पता चले ना कि वो जी फ़लाँ फ़लाँ मुलाजमत कर रहा है। फ़लाँ की फ़लाँ जगह पे कोई जी फैक्ट्री है, उसका वो फ़लाँ जगह पे कोई कपड़े की दुकान है। तो ऐसा कुछ नहीं है मिर्ज़ा ख़ानदान का। ये मिर्ज़ा ख़ानदान अल्लाह भला करे शरीफ फाउंडेशन का, और वो अल्लाह भला करे पनामा वालों का, और जिन्होंने इनको एक वाया बना के दिया हुआ है तो रोज़गार इनके आ जाते हैं। और जो इन तक जो पहुंचती हैं रकूम, तो वो तो फिर ऐसे ही होता है ना कि वो यूके से आई है तो कनाडा से आई, तो जर्मनी से आई, तो यहाँ तो वो एक कानूनी तरीके से पहुंचनी होती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कानूनी तौर पे। तो बाकी बस वो अल्लाह भला करे पनामा का। वो जो ये सिंध की ज़मीनों का आके शुरू कर देते हैं, ये उनकी सिंध में भी उनके रकबे हैं। पहले तो कोई बंदा जाके वो रकबे देखे ना कि उन रकबों में एक वो कांटेदार सरकंडा झाड़ियाँ, उसके अलावा वहाँ होता क्या है? वो तो इन्होंने किसी और मिशन पे लिए थे वो रकबे उस वक्त, और वो मिल मिला के ऊपर के लोगों से तो वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई ज़मीनें। उसमें तो कोई और इनका एक मिशन था, उस पर अलग बात हो सकती है। तो वो कोई ऐसे रकबे नहीं हैं जो कमा के देते हो जहाँ से कुछ आपको मिल रहा हो। वो किसी और मकसद के लिए थी वो चीज़ें। तो और फिर मैं देखता हूँ कि अगर इनका सारा कबीला आप देखें मिर्ज़ा ख़ानदान का, तो उन रकबों को भी साथ मिला लेना, वो भी अगर ज़रखेज़ हों और वहाँ से भी ये फसल उठा रहे हों, तो भी ये वो कैलकुलेशन करके देख लें, ये उस पे भी नहीं पूरे उतरते। हालांकि वहाँ पे नहीं होती काश्तकारी, वो कोई ज़रखेज़ ज़मीनें नहीं है। वो चाहते भी तो यही है ना कि जो फिर ऐसा एक तबका होगा, उसको जो इन्होंने तैयार किया बड़ी मेहनत से, वो भी इनके ग़ुलाम होंगे, उनके बच्चे भी इनके ग़ुलाम होंगे, और वो फिर एक उनके खून में वो ग़ुलामी आएगी, नस्ल दर नस्ल वो ग़ुलाम रहेंगे। वो ऐसा क्यों नहीं कर देते कि वो जो कुल्हाड़ी में दस्ता ठोंक के दिया और कहा गया कि जाओ तुम लकड़ियाँ काट के लाओ और बेचो और अपना कारोबार करो, तो ये रास्ता नहीं देते हैं ये लोगों को। अगर इन्होंने मतलब इतने ये खिदमत खलक और बड़े ये एहसास करने वाले और ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए को काम करना, तो ये क्यों नहीं इन्होंने तरीका इख्तियार किया कि हाँ वो जो रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की कि वो शख्स था बड़ा ही कोई गरीब और उसने अपने हालात बताए, तो उन्होंने उसको कुल्हाड़ी का कहा कि कुल्हाड़ी में हम तुम्हें ये दस्ता ठोक के दे रहे हैं और जाओ तुम लकड़ियाँ काटो और इनको बेचो। तो ये वाला रास्ता इन्होंने नहीं दिया किसी को, क्योंकि अगर ये रास्ता दे देंगे तो वो लोग फिर उस तरह के ज़हनी ग़ुलाम तो, और इनकी वो राया और इनके वो वही पिछला लफ्ज़ मैंने वो दाने देने की भी मैंने मिसाल दी आपको, सेपी वो कमी, वो इनके नहीं पैदा होंगे ना। इनको उनकी भी पैदावार चाहिए एक अच्छी तादाद में। मैंने ऐसे केस देखे यहाँ पे कि एक लड़का है, उसने अपने घर में इख्तिलाफी बातें शुरू कर दी, बहुत गरीब फैमिली से थे वो, तो उसके रिश्तेदार उसका जो मुंह उसको चुप करवाते हैं, उसका मुंह बंद करवाते हैं। पता है वो इस तरह के ताने दे के बंद करवाते हैं, तू भुल गए ਤੁਹਾਨੂੰ उधरों दाने मिलते होंगे सी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कणक खा के पले हो, तो वो ना मिलता थे तुसी किथों पलना सी, तुसी मार जा। मतलब कि आज वो इख्तलाफी बात करता है, जब वो स्टैंड लेना चाहता है तो उसके ऊपर वो उसे उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसके मुंह पे वो चीज़ें मारी जाती हैं। अच्छा ये क्या तरीका हुआ कि आप उसको चुप करा रहे हैं जिस तरीके से। तो असल में वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये करते हैं ना कि किसी को थोड़ा सा कुछ कर दो, उसको कर दो, मतलब कि वो कल को सर ना उठा सकें, कल को वो बात करेंगे उनके मुंह पे वही मारा जाएगा, और ख़ुद भी मारेंगे और उनके इर्द गिर्द के लोग भी मारेंगे।
उनको चुप करवा देंगे। ये हालिया मैंने यहाँ एक वाक़या देखा है। तो इसी से रिलेटेड भी मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर उस बेचारे को आप ये कहते हैं कि तुम्हारे घर तो जमात का दाने बेचती रही है, तो वो ना बेचते तो तुम कैसे पलते, आज तुम उठ के उनके खिलाफ बातें कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे जितने भी जाके बाहर असylum करते हैं ईसाई हुकूमतों के सामने, और वहाँ पे इनको जो अगर फिर ये किसी का लेके खाने से ही आपने अपना कोई मज़हब या अकीदा या थॉट इख्तियार करना है कि आपने उसका खाया हुआ है, तो अब आप उसके थॉट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते क्योंकि उसका खाया हुआ है। तो अगर ये म्यार है तो फिर ये जितने जाके साइलम करते हैं इनको वहाँ पे 200 यूरो 250 यूरो जो वो उनका वेलफेयर मिलता है, इनको ईसाईयत इख्तियार कर लेनी चाहिए क्योंकि ये उनका खाते हैं, अगर ये म्यार है तो। एहसान और बल्कि वो हक समझते हैं और उसमें से वो पूरा हिसाब किताब के साथ चंदा लेते हैं। इन्होंने अगर वो कुल्हाड़ी में दस्ता नहीं ठोंक के दिया ना, तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए जब बाहर निकले हैं, तो अब जो बाहर के ममालिक में जितनी भी औलादें हैं वो सारी की सारी वो अपनी खुद ज़िंदगी गुजार रही हैं, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रही हैं। और बाहर के मुल्कों में जितनी भी इन्होंने सोचा था कि हमारी जो जमात फैलेगी, किसी एक की भी औलाद इनका नाम लेना नहीं पसंद करती। हाँ, अपने वालिदैन के मतलब के गुस्से को देखकर चले जाती हैं, वहाँ पर जलसा सुनते हैं और आगे से वहाँ पर बैठ के कह रहे थे कि बुड्ढा है आ गया और उसकी अब तकरीर सुनने का टाइम आ गया, अब ये भी मनूस की तकरीर सुननी है। ये औलादों का हाल है कि जो इनको पसंद, इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करती। मिर्ज़ा ख़ानदान को वो कुछ सोचते नहीं है। तो इन्होंने अगर पाकिस्तान में ग़ुलामी की है तो शुक्र अल्लाह का कि अगर इन्होंने बाहर निकले हैं तो आधे रब्वा के लोग बाहर निकले और उनकी औलादें जो सी हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अपने वालिदैन के दिमाग सीधे करने की, और उसकी मिसालें हम भी हैं कि हमने भी अपने अजीज़ रिश्तेदारों को बताने की कोशिश की है कि आप लोग इस तरह से सोचो या देखो। लेकिन हमारे से आगे जो नस्ल है ना, जितने भी बाहर के ममालिक में ये बैठे हुए हैं अहमदी, एक भी ऐसा नहीं है, लिख के कह लें कि जिसने मतलब कि जो अहमदियत में आगे बढ़ा हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वजिया मैडम, मेरे एक जानने वाले हैं, वो काफ़ी तबलीग करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि तुम भी मेरी बैत में शामिल हो। कहते हैं मैंने अभी तक 80 बंदों को बैत कराई है अपनी ज़िंदगी में जमात की ना। तैर खान साहब नाम है उनका। तो एक्चुअली मैं ये नहीं कि कोई उनको ताना मार रहा हूँ या आगे पीछे, मैंने एक जगह उनसे बात की तो वो मेरे से बड़े सख्त गुस्से में हो गए, हाइपर हो गए। और उनकी जो बेटी है उन्होंने एक जो है ना वो क्रिश्चियन से शादी कर ली है। तो हम जो है ना जमात से बाहर शादी नहीं कर सकते आम अहमदी। तो ये बड़ा तजाद है, बड़ी अजीब सिचुएशन है जमात में। वो खुद आप बता रहे हैं कि तबलीग करके 80 लोगों को जमात में शामिल कर दिया। जो अपनी पैदाइशी अहमदी बेटी थी वो जमात से बाहर चली गई। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों में उनकी बातों में कितना मतलब कि उनकी तबलीग में कितना असर है या कितनी तासीर है, या उनके खलीफाओं की बातों में कितना वो असर है कि तबलीग से कितने लोग आते हैं और अपने ही बच्चे जो उनसे हम बाहर निकल जाते हैं। जो आते हैं ना वो भी थोड़ी देर के लिए आते हैं, 1-2 महीने के लिए, और वो भी कोई रिश्ता करने के लिए आते हैं और वो फिर वापस चले जाते हैं। तो ये इनकी तबलीग के ऊपर नहीं आपको इतना सोचना चाहिए कि कितने लोग एंटर हुए जमात में। और दूसरी बात है कि बैत करना कोई इतनी कोई बात नहीं है। कोई वहाँ पर इन्होंने सिर्फ खाने पिलाने के लिए, बैतों के तो हमने आपको चक्कर और फ्रॉड बाजियाँ सब ने कई दफ़ा बता चुके हैं। पुराने कोई आप क्लिप देख लें उसमें कितना फ्रॉड होता है। तो दूसरी बात है कि इनकी अपनी औलादें, उनकी क्या तरबियत नहीं अच्छी थी या क्या हुआ जो वो क्यों नहीं आके आगे जा रही? ये बताएं ना। जो नस्ल दर नस्ल चलती है अहमदियत, उसमें बताएं कि नस्ल को आगे क्यों नहीं, अपनी तरबियत क्यों नहीं इस तरह की कि अपनी औलादें। और अब ये जो निदा का चक्कर चल रहा है वो भी तो इन्हीं के ख़ानदान में से एक दूसरा ग्रोह बनने को जा रहा है। तो ये भी एक दूसरी शाख ही बन रही है। जी जी मैडम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक सच है, मेरा बच्चा है वो क्रिश्चियन हो गया है या
यहूदी हो गया या यूथ, यहाँ मैं दूसरों को कैसे तबलीग करूँगा? तबलीग तो मुझे चाहिए मैं अपने घर से शुरू करूँ। तो ये बड़ा तजाद है। और बंदे को अगर ये बोला जाए भाई आप तबलीग तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ घर का देखें आप, जो है ना ये क्या हो रहा है आपके घर में। तो आगे से फिर गालियाँ और गुस्सा और वो बात फिर सुनना भी गवारा नहीं करते। तो ये तो नहीं होता ना मैडम कि अगले बंदे की तबलीग आप सुनते जाओ, बीच में कोई क्वेश्चन कर दो तो अगला आपको गालियाँ देना शुरू कर दे। वो ताहिर अहमद का हाल ही यही है, वो बहुत जोशीले हैं। आपने देखा होगा कि मैं भी जब शुरू में निकली थी ना, तो मुझे इतना गुस्सा था इनकी जमात पे, मैं इनकी गालियां देती होती थी इनकी जमात को कि शुक्र इन गंदों में से मैं बाहर निकली हूँ। इतनी मेरा मैं बहुत शदीद गुस्से में थी कि मैंने 2 साल तो सिर्फ इतने काम डाउन सिचुएशन में अपने आप को करने की कोशिश की है कि इन्होंने तो ये ऐसे ही रहना है। हम अपनी औलादों को इधर से निकाल लें, हम अपने अजीज़ रिश्तेदारों को आराम से निकाल लें। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि ये आप चीख चीख के बोल रही हैं, और उस वक़्त मुझे गुस्सा इनके रवैये पे आता था, जो मुझे टैग करके बताते थे और आगे से तंज ये मारते थे कि आपको आपकी किसी करतूतों की वजह से निकाला गया होगा, सूखे पत्ते हैं, ये है वो है। ये नहीं पता कि इनकी औलादें भी निकल रही हैं। अब निदा को उसकी करतूतों की वजह से निकाला गया है, और निदा तो आगे क्या करने का सोच रही है, अगला अपना भाई को लेके आने का सोच रही है। आगे देखे पूरी की पूरी वो सियासत का हिस्सा बनी हुई है निदा। और एक तरफ से उसने अपने आप को वो एक तरफ से वो लगाया हुआ है कि मैं साइकोलॉजिकल, एक उसका इशू चल रहा है। दूसरी तरफ से कि बाप ने उसको छोटे होते ज्यादती का निशाना बनाया। तीसरा वो चाह रही है कि रहे वो उसमें अहमदियत ही रहे, लेकिन खिलाफत में वो अपने भाई को लेकर आए। देखें कि एक लड़की को किस तरीके से, ये सही तरीके से आराम से नहीं कह सकते, खलीफा है ना, खलीफा एक लड़की का मुकाबला नहीं कर सकता। सीधी तरह से दो टोक बात करें कि या तुम्हें चौक में खड़े होके हमने कोड़े मारने हैं, या फिर तुम्हें हमने जमात से निकालना है, या जमात से नहीं निकालना या फिर इंसाफ करवाना है। चलो कोड़े मारने का तरीका तो नहीं ना हो सकता। अपनी औलाद को ही खलीफा कोई उसके लिए कोई काम ही नहीं, मतलब कि उसके लिए किसी किस्म का उसको इंसाफ की कोई पता नहीं है कि क्या करना है। पूरे सोशल मीडिया पे कैसे निदा घूम रही है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। खुदा ने इस तरह से इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ होती है। तो इस वक्त खलीफा का क्या हाल है? मैडम कोरोना में हालात थोड़े से नेगेटिव थे कंपनियों के, और सैलरी मिल रही थी, लेकिन मिल इतनी रही थी बस अपना महीने का जो बंदा होता है वो खर्चा पूरा कर सकता है। ज़ाहिर बात है कंपनियों के काम रुके हुए थे, ट्रांसपोर्ट रुकी हुई थी कोरोना की वजह से। और मैं ने वो ज़ाहिर बात है चंदा रोक दिया। ज़ाहिर बात है मेरे पास पैसे नहीं थे, अपने होते हैं खर्चे के। तो मैंने कहा जी वो मुझे कालों पे काले आए और मुझे जो है ना वो कहें जी अल्लाह नाराज़ हो जाएगा आपसे और आप जो है ना चंदा दिया करें। अच्छा मैं उन्हें ये कह रहा हूँ, बड़ा बंदा आगे से हाइपर हो जाता है, किसी की बंदा बात ना सुने, दूसरा सुनना ना हो, अपना ही वो अलार्म बजाता रहे। अच्छा मैं उन्हें ये कहूँ जी मुझे तो सिर्फ समथिंग 500 रियाल वो मिलती हैं खर्चे के लिए एक महीने के लिए, वो भी कंपनी बड़ी मुश्किल से दे रही है हमें मार मार के। तो कोरोना की चल रही आगे और मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं नहीं अपने आप ऐसे करें खर्चे कम कर ले और लाजम चंदा उस 500 रियाल में भी दें जो कंपनी आपको खर्चा दे रही है। तो मैं बड़ी बाजारी होती है, वो बंदा अपना हालात बता भी रहा होता है और फिर सामने भी है, लेकिन बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते, कहते हैं क्या पता इसके पास पैसा आ रहा है और ये छिपा रहा है। तो ठीक है हालात वो आपके सामने हैं, हालात सारा हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात हो कोरोना में हो गए थे कंपनियों के और जॉब्स के। और उसमें ज़ाहिर बात है यूरोप आप लोग भी मैडम मुतासर हुए हैं बहुत ज़्यादा, अमेरिका तक मुतासर हुआ है कोरोना में। तो लेकिन चंदा ज़रूरी देने आपने, चाहे अपना कोई गुर्दा बेचें, मतलब कि उनके लहजे से यही पता चलता था कि चाहे कुछ भी हो चंदा लाजमी आपने देना है।